गायत्री सोनाली के साथ रसोई में बैठकर अपने अगले चक्रव्यूह की रचना कर रही थी और उधर बाहर आंगन में मालती और बिंदिया उत्सुकता से उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अभी बिंदिया उन दोनों का इंतजार कर ही रही थी कि तभी बाहर से ज्योति आवाज़ लगाती हुई आई। माँ, मैं यह टमाटर तोड़ कर लाई हूँ, अब जल्दी से चटनी बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ऐसे कहते हुए जैसे ही ज्योति आंगन में आई, अपने सामने बिंदिया और मालती को बैठे हुए देखकर वह थोड़ी असहज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ प्रणाम के मुद्रा में जोड़े और फिर आंख झुकाए शर्माते हुए रसोई के अंदर चली गई। एक बार फिर ज्योति को देखकर बिंदिया के दिल की हलचल बढ़ गई थी। उसने मालती का हाथ पकड़ते हुए कहा, कितनी खूबसूरत है ना हमारी बेटी मालती, सच कह रहे हैं, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम अपनी बेटी से मिल रहे हैं। बस एक बार हमारी बेटी हमारे घर चले, तुम देखना मालती, हम बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। बस सब कुछ ठीक से हो जाए, तुम हमारे लिए प्रार्थना करना मालती कि सब ठीक हो जाए। कुंवर साहब, माताजी और घर के बाकी सदस्य कोई भी हमारी बेटी के घर आने पर अड़चन पैदा ना करे। बिंदिया की बात सुनकर मालती ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। बिंदिया से कहा, पता नहीं बहुरानी, आपको ऐसा लगता है कि कोई अड़चन नहीं आएगी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डगर इतनी आसान नहीं, इसमें बहुत अड़चने हैं। बात अगर सिर्फ आपकी खोई हुई बेटी की होती तो बात अलग थी, लेकिन बात यहाँ और भी बड़ी है। अभी हमारे समाज में लोगों का दिमाग इतना खुला नहीं है कि रीति रिवाज, जात पात, ऊंच नीच, इन सब कुरीतियों की बेड़ियों से हम सभी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। अभी तक समाज में इन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। आपको क्या लगता है इस अछूत कन्या को कोई स्वीकार करेगा? भले ही आज आप इनके घर का पानी और भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता कि यह लोग उच्च जाति के हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा डर माता जी का है। जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपकी कन्या गायत्री के घर में पली बड़ी है, वह कतई इस कन्या को स्वीकार नहीं करेंगे। आपके लिए यह सब आसान नहीं होगा। आप अपने आप को पहले तैयार करिए, क्योंकि इस कन्या के हवेली जाते ही एक बहुत बड़े तूफान से आपका सामना होगा और उस तूफान से लड़ने के लिए आपको शक्ति चाहिए। मेरी मानिए तो पहले आप कुंवर साहब को सब कुछ सच सच बता दीजिए। अगर कोई आपको इस तूफान से बचा सकता है तो वह है कुंवर साहब। एक बार अगर उन्होंने आपकी कन्या को स्वीकार कर लिया तो फिर हवेली में भले ही कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, कुंवर साहब उन अड़चनों को अपने हाथों से दूर कर देंगे। मेरी माने तो अभी आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, इसे अपने साथ मत ले जाइए। एक बार कुंवर साहब को मना लीजिए, उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए, उसके बाद ही हम इसे लेने आएंगे। मालती की बात बिंदिया को सही लग रही थी, लेकिन इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर दोबारा उसे छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था। उसने मालती से कहा, नहीं मालती, अब हम अपनी बेटी से दोबारा जुदा नहीं हो सकते हैं। हम क्या करें, हमारा मन नहीं मानता। मालती ने थोड़ा कड़क होते हुए बिंदिया से कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी आंखों की ममता आपको कुछ और देखने नहीं दे रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए बहुरानी, आप क्यों उस बच्ची के लिए मुसीबतें पैदा कर रही हैं। उसने इस घर में इन 15 सालों में जो परेशानियां झेली हैं, क्या आप चाहती हैं कि हवेली जाकर भी वह वही सब परेशानियां झेले, या आप उसे खुशनुमा जिंदगी देना चाहती हैं? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, ले जाइए, आज ही आप उसे ले जाइए। लेकिन अगर आप उसे मोहिनी बिटिया की तरह पालना चाहती हैं तो हमारी बात मान लीजिए। बिंदिया की आंखों में आंसू थे। उसने मालती से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो मालती, शायद मेरी इस बेटी के लिए और कुछ दिन की जुदाई जरूरी है। हम कुंवर साहब को समझाएंगे, उन्हें हमारी बात माननी होगी। इधर ज्योति रसोई के अंदर गई और उसने चूल्हे के पास बैठते हुए उसने सोनाली से कहा, यह कौन लोग हैं और यहाँ क्यों आए हैं? देखने में तो बहुत अमीर लग रही हैं। सोनाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गायत्री की तरफ देखा और इशारे में उससे कुछ कहा। गायत्री ने ज्योति से कहा, यह हमारी किस्मत के ताले की चाबी है
और यह चाबी हमें तभी मिलेगी जब तुम हमारा साथ दोगी। ज्योति ने भवें सिकोड़ते हुए गायत्री से कहा, क्या कहना चाह रही हैं आप नानी? आपकी बात का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कौन सा ताला, कौन सी चाबी? गायत्री ने ज्योति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तुम कुछ मत समझो, बस तुम इन लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से पेश आना। जब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तब तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी चाबी की बात कर रही हूँ मैं। अभी फिलहाल जाओ और यह चाय और नाश्ता उन्हें देकर आओ। ज्योति को गायत्री की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने चुपचाप प्लेट में रखी हुई चाय के गिलास उठाए और साथ में कुछ पकोड़े भी थे। उसने वो नाश्ता उठाया और बाहर आंगन में लेकर गई, जहाँ बिंदिया और मालती बैठे हुए थे। उसने मालती और बिंदिया के आगे नाश्ता रखते हुए कहा, आप लोग नाश्ता लीजिए। ज्योति की मधुर सी आवाज़ सुनकर बिंदिया ने आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, फिर से बोलो ना, कुछ कहो, हमें तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बिंदिया के मुंह से यह सुनकर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सुनना चाहती हैं आप? वैसे मेरी आवाज़ इतनी मीठी नहीं, पर हाँ, मैं गाना अच्छा गाती हूँ। क्या सुनाऊँ आपको? ज्योति के मुंह से यह सुनकर बिंदिया ने मुस्कुराते हुए मालती की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाओ ना बेटा, कब से हमारे कान तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। बिंदिया की बात सुनकर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा था। उसने भवें सिकोड़ते हुए बिंदिया से कहा, क्या कहा आपने? आप मेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही थी, पर मैं तो आपको जानती ही नहीं, ना ही मैंने कभी आपको देखा है। बिंदिया ने अपनी बात संभालते हुए ज्योति से कहा, नहीं नहीं, हमारा मतलब है, जब से हमने आपको खेत में देखा है तब से हम यही सोच रहे थे कि आप देखने में तो इतनी सुंदर हैं, आपकी आवाज़ कैसी होगी। बस तब से ही हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे, इसलिए कह दिया। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। यह गाना मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, और वह इसलिए क्योंकि मेरी एक दीदी थी जो बचपन में हम भाई बहनों को यही गाना सुनाती थी। मुझे इतनी अच्छी तरह से तो याद नहीं, पर थोड़ा थोड़ा याद है, मैं आपको सुनाती हूँ। ज्योति ने गाना गाना शुरू किया और उस गाने के बोलों में इतना दर्द था कि बिंदिया की आंखों में आंसू बहने लगे। यहाँ तक कि ज्योति और मालती की आंखों में भी आंसू आ गए थे। गाना खत्म हो चुका था। मालती, बिंदिया और ज्योति तीनों की आंखें नम थीं। ज्योति ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, कैसा लगा आपको मेरा गाना? बिंदिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही साथ इस आवाज़ में दर्द है। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों था। ज्योति ने हैरान होते हुए बिंदिया से कहा, ऐसा क्यों कहा आपने? क्या आप मेरी दीदी को जानती हैं? बिंदिया ने हन्ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दीदी को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी अंदर की तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा कि मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर सकी। ज्योति ने बिंदिया के हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, आप बहुत बड़ी हैं, और वैसे भी इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं, शायद गलती किसी की भी नहीं थी। खैर छोड़िए, आपकी चाय ठंडी हो गई, लाइए यह दोबारा गर्म करके ले आती हूँ। बिंदिया ने ज्योति का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, रहने दो, ऐसे ही पी लेंगे, वैसे भी शाम होने वाली है, हमारा घर जाने का वक्त हो गया है, जल्दी तुमसे मिलने दोबारा आएंगे। तुम जाकर अपनी नानी और अपनी माँ को ले आओ, हम उनसे कुछ बात करनी है। ज्योति ने सोनाली और गायत्री को बुलाया और फिर चाय नाश्ते के बाद बिंदिया और मालती बड़ी हवेली की तरफ वापस लौटने लगे। बिंदिया और मालती के जाने के बाद ज्योति वहीं चारपाई पर बैठ गई। उसने गायत्री और सोनाली से कहा, कौन थी ये, और यह मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही थी, जैसे यह मुझे बहुत समय से जानती हो। सोनाली अभी भी चुप थी, और सोनाली की चुप्पी देखकर गायत्री ने ज्योति से कहा,
तुम नहीं जानती हो, असल में हमने इनसे कर्जा लिया था बहुत सालों पहले, जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी। तब इन्होंने ही हमारी मदद की थी, लेकिन अब इन्हें वह पैसा वापस चाहिए, और वह भी सूद समेत। और दूसरी बात, बहुत सालों पहले इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के तुरंत बाद ही इन्होंने उस बेटी को किसी कारणवश मेरे हवाले कर दिया था, साथ में बहुत सारा पैसा भी दिया था। लेकिन अब आज वह अपनी बच्ची को वापस मांगने आई थी। अब तुम ही बताओ, हम इनकी बच्ची और इनका पैसा कैसे वापस करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बच्ची हमारे पास नहीं है। तुम्हारी वह मनहूस बड़ी बहन जानबूझकर उस बच्ची को चुरा कर ले गई थी, ताकि हम लोग मुसीबत में फंस जाएं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि एक ना एक दिन यह लोग अपनी बच्ची को वापस लेने आएंगे। यह लोग इतने प्रभावशाली हैं कि अगर इन्हें यह बात पता चल गई कि इनकी बच्ची का कुछ अता पता नहीं है, तो यह लोग हमारे पूरे परिवार को मरवा देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है बिटिया, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की जान को कोई खतरा ना हो, तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी, क्योंकि अब तुम ही हमें इस मुसीबत से बाहर ला सकती हो। बोलो, हमारा साथ दोगी ना? देवगढ़ का दृश्य। मालती और बिंदिया गाड़ी में बैठकर वापस आ गई थी। बिंदिया ने मुखबिर से कहा, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, जो कुछ चाहिए मांग लो। सचमुच आज तुमने हमारी झोलियां खुशियों से भर दी हैं। मुखबिर ने शर्माते हुए बहुरानी से कहा, नहीं बहुरानी, हमारी इतनी औकात नहीं कि आपसे कुछ मांग सके। आपका जो मन करे आप अपनी खुशी से मुझे दे दीजिए। आप लोगों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुरानी ने अपने गले से सोने की मोटी सी चैन उतारते हुए मुखबिर को दे दी और उससे कहा, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर मालती से कह देना, मालती तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर देगी। मुखबिर खुश हो गया था और बिंदिया और मालती हवेली पहुंच चुके थे। यहाँ अग्रज बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। दिन भर की थकान के बाद वह लोग घर पहुंच चुके थे। बिंदिया के चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकान थी, जिस वजह से वह कमज़ोर भी लग रही थी। मालती बिंदिया को पकड़कर उसके कमरे में ले गई और अग्रज से कहा, लीजिए कुंवर साहब, मैं बहुरानी को सुरक्षित आपके पास ले आई हूँ। अब यह ठीक हैं, लेकिन इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। बस आप इनकी बात ध्यान से सुनिएगा। और मालती की बात सुनकर अग्रज बिंदिया की ओर बढ़े। उन्होंने बिंदिया का हाथ पकड़ते हुए बिंदिया से कहा, आप ठीक तो हैं ना? अब आपको कैसा लग रहा है? आइए, आप बिस्तर पर आराम से बैठे। हम सभी आपके लिए गर्मा गर्म दूध मंगाते हैं। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। बिंदिया को बिस्तर पर बिठाकर अग्रज जैसे ही बाहर जाने को हुए, बिंदिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोकते हुए कहा, कहीं मत जाइए कुंवर साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। आप यही हमारे पास बैठिए। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज वहीं रुक गए। उन्होंने बिंदिया की ओर प्यार से देखते हुए कहा, हम जानते हैं बिंदिया, आपको क्या हुआ था, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब कुछ पता है। आपके ऊपर उस कुएं वाली चुड़ैल का साया था, लेकिन मालती का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने आपको उस साये से निजात दिला दी। बिंदिया ने अग्रज का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है अग्रज, बात बहुत बड़ी है। हमें नहीं पता कि आप हमें माफ़ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब हम आपसे और झूठ नहीं कह सकते हैं। यह बोझ न जाने कितने सालों से हम अपने दिल पर लेकर घूम रहे हैं। अब और सहा नहीं जाता अग्रज। आपको पता है हम जहाँ गए थे, आप जानते हैं हम वहाँ किससे मिले? अग्रज ने हैरान होते हुए बिंदिया से कहा, आप क्या कह रही हैं बिंदिया? कौन सा बोझ, कौन सा झूठ? आप यह क्या पहेलियाँ बुझा रही हैं? और आप किससे मिलकर आई हैं? बिंदिया ने आंखों में आंसू लाते हुए और अग्रज के दोनों हाथ जोड़ते हुए अग्रज से कहा, हम वहाँ अपनी बड़ी बेटी से मिलकर आए हैं अग्रज।
बिंदिया की बात सुनकर अग्रज हैरानी से आंखें फाड़े बिंदिया की ओर देख रहे थे और बिंदिया की आंखों से अनवरल आंसू बहने लगे थे। रामपुर का दृश्य। गायत्री की बात सुनकर ज्योति ने परेशान होते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं नानी? मैं कैसे आप लोगों की परेशानी दूर कर सकती हूँ? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप पहेलियाँ बुझाना बंद कीजिए और मुझे सब कुछ खुलकर बताइए कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं या क्या करवाना चाहती हैं। इससे पहले कि गायत्री ज्योति से कुछ भी कहती, सोनाली ने ज्योति से कहा, तुम्हें कुछ भी कहने का फ़ायदा तो तब है जब तुम हमें इस मुसीबत से निकालने में हमारी मदद करने का वादा करो। देखो ज्योति, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करके शहर में नौकरी करके 4 पैसे कमा कर लाते हैं और उन पैसों से हमारा घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। तुम्हारी शादी करनी है लेकिन हम मजबूर हैं। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, न जाने और कितने सालों तक और वह काम कर पाएंगे। उन्हें देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता है। मैं अब किसी काम की नहीं रही, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी नानी नाना पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। हमारी बात सुनने से पहले अपने दिल को और अपने दिमाग को एक बात अच्छी तरह से समझा देना कि कोई भी झूठ तब तक गलत नहीं होता है जब तक कि वह किसी के कल्याण के लिए बोला जाए। और यहाँ पर तुम एक नहीं कई जनों को बचा रही हो, इसलिए अपने अंतर मन की बात मत सुनना। फिलहाल तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा, दिल से नहीं, क्योंकि अक्सर दिल से लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं। आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।